bombed them with the B-2 bombers. Now that set them back. But if we didn't hit them with the B-2 bombers, they would have had a nuclear weapon within 2 weeks to a month. We want to see no nuclear bomb, no nuclear weapon, not even close to it. Low key on the missiles. We want to see peace in the Middle East. What about the Strait of Hormuz? Who's going to be in control of that? That'll be opened very soon if this works. How soon? And who's in control of it? Will Iran still be able to control it? और कौन कंट्रोल करता है अल उदेद एयरबेस को, जो कतर में है और मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा यूएस एयरबेस है। यहाँ फुल कॉम्बैट रेडीनेस लग चुकी है। अमेरिकन सोल्जर्स 82nd एयरबॉर्न डिवीजन की रैपिड डिप्लॉयमेंट ब्रिगेड के हवाई रास्ते से आ रहे हैं और बेस के पेरीमीटर के पास कैंप लगा रहे हैं। फिलहाल ये लोग होल्डिंग पोस्टर में स्टैंड बाय पर हैं और किसी भी वक्त डिप्लॉय हो सकते हैं कर्क आइलैंड पर असॉल्ट के लिए, जो ईरान का मेन ऑयल एक्सपोर्ट टर्मिनल है पर्शियन गल्फ में। डेजर्ट के अंदर मेन बेस से दूर जो टेम्पररी रनवे स्ट्रिप्स बनाए गए हैं, वहां फ्यूल ट्रक्स टैक्सीवेज के साथ लाइन में खड़े हैं। हेलीकॉप्टर्स लगातार लैंड कर रहे हैं, ट्रूप ट्रांसपोर्ट सोल्जर्स लेकर आ रहे हैं और पेट्रोल हेलीकॉप्टर्स अपनी काउंटर ड्रोन मिशंस के लिए रोकेट हो रहे हैं। जैसे ही कोई हेलीकॉप्टर लैंड करता है, फ्यूल क्रू फॉरन होस कनेक्ट करता है और फ्यूल भरना शुरू कर देता है। टर्न अराउंड बहुत फास्ट है। हेलीकॉप्टर रीफ्यूल होता है, फिर तुरंत ऊपर उठता है, या तो कैरियर की तरफ वापस जाता है और ज़्यादा ट्रूप्स लेने के लिए, या फिर अपनी पेट्रोल रूट पर लौट जाता है, ईरानियन ड्रोन्स को स्कैन करते हुए। इस दौरान फोर्ट ब्रैग पर सेकेंड वेव का इक्विपमेंट लोड हो रहा है। C-17 कार्गो प्लेन्स के अंदर हैवी आर्मर भरा जा रहा है। M1 एब्राम्स टैंक्स एक एक करके रैम्स पर चढ़ाए जा रहे हैं। उनका 70 टन का जिस्म मुश्किल से कार्गो होल्ड में फिट होता है। उनके पीछे मिलिट्री टो ट्रक्स, फ्यूल टैंकर्स, हिमार्स रॉकेट लॉन्चर व्हीकल्स, आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स और दूसरी कॉम्बैट गाड़ियां आ रही हैं। ये सब इक्विपमेंट समंदर के पार कतर भेजा जा रहा है ताकि बेस को रीइंफोर्स किया जा सके। एयरफील्ड, एमिनेशन डेपोज, कमांड सेंटर्स और एयर डिफेंस पोजीशंस को प्रोटेक्ट करने के लिए और मरीन्स और पैराट्रूपर्स को सपोर्ट देने के लिए जो ऑलरेडी रीजन में आ चुके हैं। हर व्हीकल को C-17 के अंदर हैवी स्टील चेन से सिक्योर किया जाता है। चेन्स कार्गो फ्लोर के टाई डाउन रिंग से व्हीकल के फ्रेम तक लगाई जाती हैं, टर्न बकल से टाइट की जाती हैं और लॉक कर दी जाती हैं। हर व्हीकल के फ्रंट, रियर और साइड्स पर मल्टीपल चेन्स होती हैं। कुछ भी मूव नहीं कर सकता 14 घंटे की ट्रांस अटलांटिक फ्लाइट के दौरान। अगर टैंक ज़रा सा भी शिफ्ट करे टर्बुलेंस में तो एयरक्राफ्ट को डैमेज हो सकता है या पीछे का कार्गो क्रश हो सकता है। लोड मास्टर्स हर चेन को हाथ से चेक करते हैं रैंप बंद होने से पहले। जब लोडिंग कंप्लीट हो जाती है, C-17 पायलट्स रनवे की तरफ टैक्सी करते हैं और टेक ऑफ करते हैं। एयरक्राफ्ट हैवी लोड के साथ क्लाइंब करता है। इंजन्स फुल पावर पर होते हैं और ईस्ट की तरफ रवाना हो जाता है। 14 घंटे बाद ये कतर के एयरफील्ड पर लैंड करता है। रैंप खुलता है और फौरन ऑफलोडिंग शुरू हो जाती है। हाइमार्स व्हीकल सबसे पहले निकलते हैं। ये सीधा फायरिंग पोजीशंस की तरफ जाते हैं, बेस के पेरीमीटर और कोस्टलाइन के पास, जहां से ये बेस के अप्रोचेस कवर कर सकते हैं और अगर ऑर्डर मिला तो हाक आइलैंड पर स्ट्राइक कर सकते हैं। आर्मर्ड व्हीकल्स उनके बाद आते हैं और बेस के गेट्स, फेंस लाइन, कमांड बिल्डिंग्स और सप्लाई डिपोट्स के पास डिफेंसिव पोजीशंस लेते हैं। फ्यूल टैंकर्स डेजर्ट एयर स्ट्रिप्स की तरफ जाते हैं जहां ये स्टैंड बाय पर रहते हैं हेलीकॉप्टर्स और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को रीफ्यूल करने के लिए। बाकी व्हीकल्स उन यूनिट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं जो बेस के बाहर कैंप लगाकर बैठे हैं। कैंप में जो सोल्जर्स पहले फ्लाइट से आए थे अपनी लिविंग एरिया सेटअप करते हैं।
वो टेंट्स लगाते हैं, उन्हें डेजर्ट की हवा से बचाने के लिए ग्राउंड में मजबूती से गाड़ देते हैं और अंदर स्लीपिंग बैग सेट करते हैं। पर्सनल गियर हर जगह नीटली रख दिया जाता है। कैंप सेटअप होने के बाद सोल्जर्स एक शॉर्ट ब्रीफिंग के लिए जमा होते हैं। ऑफिसर उन्हें रेडीनेस प्रोसीजर्स बताता है, अलर्ट आने पर क्या होगा, हर यूनिट कहाँ मूव करेगी, कौन सी व्हीकल यूज होगी और अलार्म से लेके फुल डिप्लॉयमेंट तक का पूरा सीक्वेंस। इसके बाद सोल्जर्स अपने वेपन्स प्रिपेयर करते हैं। वो वुडन क्रेट्स खोलते हैं जिसमें बेल्टेड एम्यूनिशन होती है और हर राउंड को चेक करते हैं कि कहीं डैमेज या कोरोजन तो नहीं। ये बेल्ट्स M240 और M2 हैवी मशीन गन्स में लोड की जाती हैं, जो आर्मर्ड व्हीकल्स पर माउंटेड होती हैं। गनर्स एक्शन साइकिल करते हैं ताकि स्मूथ फीडिंग कंफर्म हो जाए, फिर गन्स को टरेट माउंट्स में लॉक कर देते हैं। राइफल स्क्वाड्स अपनी M4 राइफल्स चेक करती हैं, मैगजीन्स लोड करती हैं और प्लेट कैरियर्स में रख देती हैं। एंटी टैंक टीम्स जैवलिन मिसाइल लॉन्चर्स निकालकर उनके थर्मल साइट्स वेरीफाई करती हैं। कैंप अब सिर्फ स्टेजिंग एरिया नहीं रहा, ये एक फाइटिंग पोजीशन बन रहा है। बेस पर V-22 ऑस्प्रे एयरक्राफ्ट कॉम्बैट मिशंस के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं। मेंटेनेंस क्रूज इंजन्स चेक करते हैं, हाइड्रोलिक्स टेस्ट करते हैं और एयरक्राफ्ट को ट्रूप ट्रांसपोर्ट के लिए रेडी करते हैं। अगर कार्क आइलैंड पर अटैक का ऑर्डर मिलता है तो ये ऑस्प्रेज पैराट्रूपर्स को पर्शियन गल्फ के पार ले जाकर सीधा आइलैंड पर उतारेंगे। असॉल्ट प्लान रेडी है, ट्रूप्स ब्रीफ हो चुके हैं, एयरक्राफ्ट फ्यूल्ड हैं, सब कमांड का इंतजार कर रहे हैं। कैंप अब सिर्फ स्टेजिंग एरिया नहीं रहा, ये एक फाइटिंग पोजीशन बन रहा है। बेस के ऊपर का एयर स्पेस लगातार पेट्रोल हो रहा है। हेलीकॉप्टर्स और फाइटर जेट्स ऊपर घूम रहे हैं ईरानियन ड्रोन्स या शहद अटैक्स को डिटेक्ट करने के लिए। जो भी ड्रोन रेडार पर या आंखों से नजर आए उसे तुरंत डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। अल उदेद के मेन एयरफील्ड पर फ्यूल क्रूज नॉन-स्टॉप काम कर रहे हैं। F-15s, F-16s और F-35 फाइटर जेट्स रीफ्यूलिंग पैड्स पर लगातार साइकिल कर रहे हैं कॉम्बैट मिशंस के दरमियान। जेट लैंड करता है, फ्यूल लेता है, डिस्कनेक्ट करता है और वापस रनवे की तरफ चला जाता है नेक्स्ट मिशन के लिए। ये साइकिल 24/7 चल रही है। मरीन हेलीकॉप्टर्स MH-60 नाइट हॉक्स और CH-53E सुपर स्टैलियंस एयरक्राफ्ट कैरियर्स और कतर बेस के दरमियान शटल कर रहे हैं। हर फ्लाइट नए मरीन्स लेकर आती है अपने वेपन्स और गियर के साथ। हेलीकॉप्टर्स लैंड करते हैं, मरीन्स उतरते हैं और कैंप की तरफ मूव करते हैं। फिर एयरक्राफ्ट रीफ्यूल होता है और दोबारा समंदर की तरफ चला जाता है नेक्स्ट बैच के लिए। बिल्डअप लगातार हो रहा है, हर घंटे ज्यादा ट्रूप्स, ज्यादा व्हीकल्स और ज्यादा एम्यूनिशन आ रहा है।